हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है एस ब्लॉक और आज हम सॉल्व करेंगे एस ब्लॉक की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस लेक्चर का जो पर्पज़ है वो सिर्फ एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना ही नहीं है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम एनसीईआरटी की कंप्लीट एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट थ्योरी का हर एक एस्पेक्ट उसमें कवर होता है, आपके सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते हैं। तो यहाँ पर मेरा टारगेट रहेगा कि आपके थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी रिवाइज हो जाएं और साथ ही साथ हमारी एनसीईआरटी भी सॉल्व हो जाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को ना पढ़ें और थ्योरी को रेफ़र ना करें। ठीक है, आपको थ्योरी को भी पढ़ना है, थ्योरी को रेफ़र भी करना है, और साथ में इन लेक्चर्स के थ्रू उन कॉन्सेप्ट्स में अगर आपको थोड़ा और बेनिफिट मिलता है, अच्छे से समझ आते हैं, तो वो एक एडिड एडवांटेज होगा। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट थिंग, व्हाट आर द कॉमन फिजिकल एंड केमिकल फीचर्स ऑफ अल्कली मेटल्स। तो यहाँ पर बेसिकली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, कि क्या क्या उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम इसमें थोड़ा डिटेल को में अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो प्रॉपर्टीज़ आप उनके कलर की वजह से हैं, उनके शेप की वजह से हैं, साइज़ की वजह से हैं, बॉन्डिंग की वजह से हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज़ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो पहला है कि सारे के सारे जो अल्कली मेटल्स हैं दे आर सिल्वरी वाइट। ठीक है, उनकी बहुत शाइनी अपीयरेंस होती है, सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि सोडियम को तो आप एक नाइफ से भी काट सकते हैं। ठीक है, और लाइट मेटल्स होते हैं, लाइट वेट होते हैं, भारी नहीं होते। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया कि सिल्वरी वाइट हैं, सॉफ्ट होते हैं, लाइट वेट होते हैं, और सोडियम को हम एक नाइफ से भी काट सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज दे हैव लो डेंसिटी। ठीक है, तो देखिए, लाइट वेट होंगे तो डेंसिटी तो डेफिनेटली लो होनी चाहिए। तो लो डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो लो डेंसिटी के लिए वॉल्यूम ज़्यादा होगा आपका एक पर्टिकुलर मास के लिए। तो अल्कली मेटल्स में साइज़ बहुत बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा होता है, पर उसका मास उतना नहीं होता, इसलिए डेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो आप लिखते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज एटॉमिक साइजेस। और डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे आप लिथियम से सीजियम की तरफ मूव करेंगे तो इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप विद एक्सेप्शन ऑफ पोटाशियम। तो मतलब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि लिथियम्स के बाद आएगा सोडियम, फिर आएगा पोटाशियम, फिर रुबीडियम, सीजियम, बट एक्सेप्शन किस में आ गई? पोटाशियम में। तो पोटाशियम और सोडियम को आपने एक्सचेंज कर देना है, सोडियम की जगह पोटाशियम कर दिया और पोटाशियम की जगह सोडियम कर दिया। ठीक है, तो लिथियम से ज़्यादा डेंसिटी पोटाशियम है, फिर सोडियम है, फिर रुबीडियम एंड फिर सीजियम है। तो ये डेंसिटी की वैल्यू दी गई है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब यहाँ से आप और क्या बता सकते? देखिए, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में ऑलमोस्ट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। लिथियम की 1 से कम है, पोटाशियम की भी कम है, सोडियम की भी कम है। मतलब ये तीनों वाटर से भी ज़्यादा लाइट हैं। तो ये तीनों पानी पे क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे। पर रुबीडियम और सीजियम की डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो पानी में डूब जाएंगे, दे विल ड्राउन इन वाटर। ठीक है, तो आप ये भी बता सकते हैं इनकी डेंसिटी के बेस पे कि ये किस लिक्विड में फ्लोट करेंगे और किस में फ्लोट नहीं करेंगे। थर्ड इज, अब क्योंकि अल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो भी वीक होती है, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो ही फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो हर एक एटम का एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, बॉन्डिंग के लिए तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। हाँ, अगर 2 होते तो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती, 3 होते थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रांग होती। तो अल्कली में क्योंकि सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मेटालिक बॉन्डिंग वीक है, इसलिए अब बॉन्डिंग वीक होगी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएंगे। क्योंकि वीक बॉन्डिंग है तो उनको अलग करना बहुत आसान हो गया, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। और अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं। ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज एटम का बढ़ता जा रहा है। लिथियम छोटा होगा, सोडियम उससे बड़ा होगा, फिर पोटाशियम, फिर सीजियम। ठीक है, तो साइज बढ़ता जाएगा तो अंदर जो न्यूक्लियस है इसके लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना
ठीक है, जो बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सबके घूम रहे हैं, इस न्यूक्लियस के लिए उनको अट्रैक्ट करना और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दूर हो जाएंगे। तो जितना डाउन द ग्रुप जाएंगे मेटेलिक बॉन्डिंग और वीक हो जाएगी, वीक होगी तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आप देख सकते हैं, लिथियम का ज़्यादा है, सोडियम उससे कम, फिर पोटाशियम, फिर रूबिडियम, फिर सीजियम। तो यहाँ पर ये केल्विन में इनकी वैल्यूज़ हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहे हैं, वैसे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज़ भी स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रही हैं। अब देखिए नेक्स्ट इज अल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक कलर टू द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, तो कभी आपने देखा होगा लैब में फ्लेम टेस्ट करते हैं, तो आप एक फ्लेम के ऊपर अगर इनके सॉल्ट को स्प्रिंकल करते हैं तो क्या होगा, फ्लेम का कलर चेंज हो जाता है। तो लिथियम के केस में कलर होता है क्रिम्सन रेड, सोडियम का होता है येलो, पोटाशियम का होता है लिलैक और वायलेट, रूबिडियम होता है रेड वायलेट और सीजियम होता है ब्लू। तो ये इनके करेक्टरिस्टिक कलर्स हैं। तो इनके सॉल्ट, अगर आपके पास 2-3 सॉल्ट दिए गए हैं कि ये अल्कली मेटल के हैं, अब बताओ कौन सा सॉल्ट किस मेटल का है। ठीक है, तो आप उन सॉल्ट की फ्लेम टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इफेक्टिव होता है अल्कली मेटल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, क्यों जो फ्लेम है उसका कलर चेंज हो जाता है और वो फिक्स है। लिथियम का सॉल्ट आप कहीं से भी लेंगे, कहीं पे भी वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका कलर हमेशा क्रिम्सन रेड ही आएगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक एटॉमिक तो आपने पढ़ा है ना, ठीक है, ग्राउंड स्टेट होती है और एक फिर एक्साइटेड स्टेट होती है। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एनर्जी गेन करके एक्साइटेड में जाता है, तो एक्साइटेड स्टेट बहुत स्टेबल नहीं होती, वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता, तो वापस आएगा नीचे। तो जब वापस नीचे आएगा तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो वापस देनी पड़ेगी, क्योंकि जो एनर्जी लेके ऊपर गए थे अब ऊपर से नीचे आना है तो उतनी एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी। तो जब ये एनर्जी रिलीज़ होती है तो अगर ये विजिबल रीजन में होगी तो आपको कलर दिखेंगे, अगर विजिबल से बाहर होगी तो कलर नहीं दिखेंगे। तो अल्कली मेटल्स के केस में ये जो एनर्जी होती हैं ये विजिबल रीजन में लाई करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए हमें विजिबल कलर दिखते हैं, कभी क्रिम्सन रेड, कभी येलो। ठीक है, तो यह पैराग्राफ लिख सकते हैं कि दिस इज बिकॉज हीट फ्रॉम द फ्लेम, फ्लेम की जो हीट है उससे एनर्जी मिलती है इनको, जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है, फिर वहाँ से जब वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसी एनर्जी को जो उसने एब्जॉर्ब की थी रिलीज करेगा और वो विजिबल रीजन में होती है, इसीलिए कलर दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट एनर्जी देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी। अब क्योंकि साइज इनका बहुत बड़ा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी हो जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। तो इसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करते हैं, क्योंकि अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है तो कोई भी लाइट इनके ऊपर स्ट्राइक करेगी। ठीक है, आपकी मेटल शीट है उसके ऊपर कोई लाइट गिर रही है तो इस लाइट के फोटोन से एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है। तो इसीलिए सीजियम और पोटाशियम को फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोड की तरह। ठीक है, उनके ऊपर लाइट पड़ती है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक सर्किट में मूव करते हैं तो उससे करंट जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अब नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि ये किस किस तरह से रिएक्ट करते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट में। एयर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ, हेलोजन्स के साथ। ठीक है, तो देखिए, ड्यू टू द लार्ज एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज तो उनका बड़ा होता है, क्योंकि लेफ्ट से राइट हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज छोटा होता जाता है, तो मतलब लेफ्ट वालों का साइज सबसे बड़ा होगा। और क्योंकि साइज सबसे बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी लो होगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर इजीली निकल जाएगा तो मतलब है कि रिएक्ट करने की टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड लार्ज साइज द रिएक्टिविटी, पहली बात तो ये सभी बहुत रिएक्टिव हैं। दूसरी बात, डाउन द ग्रुप जाएंगे
तो आयनाइजेशन एनर्जी और कम होती जाती है, तो मतलब डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी और बढ़ती जाती है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब पहला है कि टुवर्ड्स एयर। एयर में क्या होता है, अब कोई भी अल्कली मेटल है उसकी अपीयरेंस सिल्वरी वाइट होती है। कब होती है, अगर आप उसको फ्रेशली कट करते हैं। ठीक है, जैसे सिल्वर, अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम अगर आप नॉर्मल एक पीस लेंगे वो आपको सिल्वरी वाइट नहीं दिखेगा, आपको डल कलर दिखेगा उसका। क्यों? क्योंकि उसके सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है। अब आप इसको काट देते हैं बीच में से, तो काटने के बाद जो दो नए पीस बनेंगे, इनका ये जो नया सरफेस होगा, ये सरफेस एकदम शाइनी होगा, पर थोड़ी देर में ही ये डल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आएगा और उससे ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होगी, और वो ऑक्साइड लेयर जो उसके सरफेस पे बन जाएगी, उसकी वजह से कलर डल हो जाता है। ठीक है, तो अल्कली मेटल एयर के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। और ये ऑक्साइड अगर फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर मॉइस्चर अवेलेबल है, तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि लिथियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, मतलब एयर में जो ऑक्सीजन है उससे कंबाइन करके मेनली मोनोऑक्साइड बनाता है। सोडियम की टेंडेंसी मोनोऑक्साइड बनाने की कम होती है, परऑक्साइड बनाने की ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर सोडियम का मोनोऑक्साइड बनेगा तो कैसा बनेगा, Na2O। तो मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया M2O, परऑक्साइड का हो गया M2O2, और सुपर ऑक्साइड का हो गया MO2। तो सोडियम की टेंडेंसी ज़्यादा परऑक्साइड बनाने की होती है। तो ये मत बोलना कि सोडियम एयर में ऑक्साइड बनाता है, बनाएगा पर बहुत कम बनाएगा। मेनली क्या बनाएगा, परऑक्साइड। और पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये तीनों मेटल एयर में मेनली सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MO2। अब देखिए, ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ऑक्साइड में क्या होता है, एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। परऑक्साइड में क्या होता है, एक ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है। और सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है कि ऑक्साइड इज O2 नेगेटिव, परऑक्साइड इज O1 नेगेटिव, और सुपर ऑक्साइड इज O2 -1। तो सुपर ऑक्साइड जो होते हैं ये सिर्फ पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम के साथ ही बनते हैं। अगर आप सोडियम का बनाएंगे, लिथियम का बनाएंगे, तो वो अनस्टेबल होंगे और वो वापस टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है कि सुपर ऑक्साइड आयन इज स्टेबल। किसके साथ स्टेबल है, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैटायन। अगर कैटायन छोटा होगा तो उसके साथ वो स्टेबल नहीं होगा। तो पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तीनों लार्ज कैटायन हैं, तो इन्हीं के साथ सुपर ऑक्साइड बनते हैं। और फिर एक स्पेशल प्रॉपर्टी है लिथियम की कि एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड भी बनाता है, जबकि कोई और अल्कली मेटल नाइट्राइड नहीं बनाता, लिथियम बनाता है। ठीक है, तो इसको आप एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम भी बोल सकते हैं। और क्योंकि अल्कली मेटल्स पानी के साथ भी बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, एयर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनको ना तो पानी में रखा जाता है ना मॉइस्चर वाले एरिया में। इनको जनरली हम कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, कैरोसिन ऑयल आप किसी भी हाइड्रोकार्बन में इनको रख सकते हो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में ना तो आपको एयर मिलेगी ना वाटर मिलेगा। अब सेकेंड पॉइंट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। तो 2M + H2O गिव्स यू 2M पॉजिटिव एक्वस प्लस 2OH नेगेटिव। तो आप ये बोल सकते हो कि 2 सोडियम हमने लिया, उसको वाटर के साथ ट्रीट किया, तो क्या बनेगा, 2NaOH। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनेंगे। पर पानी में जाने पे NaOH टूट जाएगा, Na पॉजिटिव अलग होगा, OH नेगेटिव अलग होगा। इसीलिए M पॉजिटिव एक्वस अलग लिखा गया है, OH नेगेटिव एक्वस अलग लिखा गया है। पर अदरवाइज अगर सोडियम के साथ बहुत कम अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट हो तो NaOH जो बनेगा ये सॉलिड बनेगा। ठीक है, एक्वस तब है जब आप इसको पानी में ही डाल दोगे, पर अगर थोड़ा सा मॉइस्चर गेन करेगा तो मॉइस्चर से सिर्फ सॉलिड हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे। ठीक है, तो पानी में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड बनते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, H2 गैस इज रिलीज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या लिखना है, अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर विगरसली टू फॉर्म कोरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन
गैस, और रिएक्शन डाउन द ग्रुप जाते जाते बहुत विगरस हो जाता है। मतलब लिथियम को पानी में डालेंगे तो बहुत धीमे धीमे से आराम आराम से रिएक्शन होगा, कोई ज़्यादा हीट या कोई ज़्यादा एक्सप्लोजन नहीं होगा। सोडियम डालते हैं आप तो थोड़ा विगरस होता है रिएक्शन। पोटाशियम और विगरस है, रुबिडियम उससे भी ज़्यादा और सीजियम उससे भी ज़्यादा। तो जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे रिएक्शन गेट्स मोर विगरस। ठीक है, तो वो आप क्यों होता है, वो आपके इनके रिडक्शन पोटेंशियल से आप देख सकते हैं। ठीक है, कि रिडक्शन पोटेंशियल है वो बेसिकली काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक्स का बैलेंस होता है कि कितनी एनर्जी निकलती है पर कितने टाइम में निकलती है, इसका वो बैलेंस है। ठीक है, तो अभी हम उस पार्ट पे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। तो मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 673 केल्विन पे, पर लिथियम के केस में ये टेम्परेचर 1073 केल्विन होता है। पर नॉर्मली इस रेंज में बाकी मेटल्स रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स में मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे नेगेटिव होता है, और ये हाइड्राइड आयनिक होते हैं, सॉलिड कंपाउंड होते हैं, और आयनिक होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। देन रिएक्टिविटी विद हैलोजन, डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये हैलोजन से कंबाइन करके हैलाइड्स बनाते हैं, और लिथियम हैलाइड्स को छोड़ के बाकी सबके हैलाइड्स आयनिक होते हैं। लिथियम के क्यों नहीं होते? क्योंकि लिथियम का साइज बहुत छोटा है। जब कैटायन बहुत छोटा होगा, एनायन बड़ा होगा, तो फजान रूल के अकॉर्डिंग क्या होगी? पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाएगी, और पोलराइजेशन कोवलेंट करैक्टर बढ़ाती है। तो लिथियम के स्मॉल साइज की वजह से इसके हैलाइड्स में कोवलेंट करैक्टर रिलेटिवली ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसमें भी देखें कि सबसे ज़्यादा किस में होगा, लिथियम आयोडाइड। कैटायन तो फिक्स है, एनायन जितना बड़ा होता जाएगा साइज में, उसको पोलराइज करना उतना ही ईजी होता है, और जितने ईजिली वो पोलराइज होगा उतनी ही ज़्यादा कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। तो कोवलेंट के लिए हमेशा याद रखना कि कैटायन छोटा होना चाहिए, एनायन बहुत बड़ा होना चाहिए। जितना साइज डिफरेंस होगा उतनी ही अच्छी कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, ड्यू टू वेरी लो रिडक्शन पोटेंशियल। अब आपने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होता है, रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अल्कली मेटल्स के ये रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, ठीक है, नेगेटिव हैं, बहुत कम वैल्यूज़ हैं, इसलिए इनकी रिड्यूसिंग पावर बहुत अच्छी है। तो एक्वस फेज में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, गैसेस फेज की बात मत करना। एक्वस फेज में जब हम बात करते हैं तो रिड्यूसिंग पावर को रिडक्शन पोटेंशियल्स से डिनोट किया जाता है। जितना रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसी के अकॉर्डिंग रिड्यूसिंग पावर भी होगी। तो सबसे कम किसकी है रिडक्शन पोटेंशियल? लिथियम। तो इसका जो रिड्यूसिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा है। तो लिथियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर पोटाशियम, फिर सोडियम। तो ये जो डेटा है ये कहाँ से लिया गया है? NCERT के टेबल से, ठीक है। तो उसी के बेस पे हम रिडक्शन पावर या रिड्यूसिंग पावर इन एक्वस फेज डिफाइन करते हैं। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में क्या होता है? तो मेटल अमोनिया के साथ सॉल्वेट हो जाता है, उसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो मेटल का बन जाता है M पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ठीक है। तो मेटल क्या करेगा? M पॉजिटिव बनाएगा और इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ये M पॉजिटिव चारों तरफ से अमोनिया इसको घेर लेगा। तो M जो है या M पॉजिटिव जो है वो X अमोनिया के मॉलिक्यूल से घिर जाएगा, और इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा, प्लस जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी अमोनिया के मॉलिक्यूल घेर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए Y अमोनिया ने घेर लिया, और 1 नेगेटिव चार्ज तो रहेगा क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल है, पर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो इस सॉल्यूशन का कलर जो है वो ब्लू होता है। अब ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये है अमोनिएटेड मेटल कैटायन, और ये है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। जैसे आप बोलते हैं ना हाइड्रेटेड, हाइड्रा इसलिए क्योंकि वाटर में होता है वो, ये अमोनिया के सॉल्यूशन में है तो अमोनिएटेड। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ब्लू कलर आता है, क्योंकि वो एक्साइट होते हैं लाइट की प्रेजेंस में और डी एक्साइट होते हैं, जिससे ब्लू कलर आता है। तो सॉल्यूशन में क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो ये पैरामैग्नेटिक है, और काफ़ी देर तक अगर आप सॉल्यूशन को डिस्टर्ब ना करें, ऐसे ही रहने दें, तो वो धीरे धीरे अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो M पॉजिटिव अमोनिएटेड प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस अमोनिया गिव्स यू MnH2 जो कि अमाइड है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है।
तो आप बोलते हैं कि ऑन स्टैंडिंग दे रिलीज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म अमाइड्स। अगर आप इसको बहुत कंसंट्रेटेड कर दें सॉल्यूशन को, तो ये जो ब्लू कलर है ये ब्रॉन्ज बन जाता है, क्योंकि क्लस्टर्स बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो ब्लू कलर धीरे धीरे ब्रॉन्ज में चेंज हो जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के क्लस्टर्स बन जाते हैं, पेयर्स बन जाते हैं, और उसकी वजह से क्योंकि पेयर्स बन जाएंगे तो वो डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। और क्योंकि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो आयंस तो हैं, तो ये सॉल्यूशन कंडक्ट भी करता है। तो दीज वर द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, बट आई होप कि आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट भी समझ आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।